ठीक, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित नंजरायण पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कहां पर है? कहां पर है? ठीक है, देखो रामसर स्थल से मेरे अकॉर्डिंग आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला जो रामसर स्थल है ये जगह कहां पर है? पता होगा आपको कहां पर है? ये ईरान में है। ठीक है, ईरान में एक जगह है। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, एक कन्वेंशन हुई थी, यानी एक मैं कह सकता हूं कि एक समझौता हुआ था जिसे रामसर समझौता भी कहते हैं या रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये जो कन्वेंशन है ये संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित, संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो रामसर क्या है? एक कन्वेंशन है, एक मैं कह सकता हूं एक समझौता है। और ये एक इस तरीके का संधि या समझौता है जिसमें हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करते हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है वेटलैंड, जहां पर पानी की एक थिन लेयर पाई जाती है, यानी बहुत कम पानी होता है, स्थल होता है, जो दलदली भूमि होती है आर्द्र, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। ये कहां होती है? नदियों के किनारे वाला भाग, झीलों के किनारे वाला भाग, ठीक है, तालाबों के किनारे वाला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि। जो भी जलाशय है, डैम है, डैम के किनारे वाला भाग, आसपास का भाग जो आता है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। 1971 में जब ईरान में हम लोग बैठे सब देश, तो यहां पर यह बात हुई कि भैया आर्द्र भूमि जो होती है यहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी जो डाइवर्सिटी है जीवों में बहुत ज्यादा होती है, हमें संरक्षित करना चाहिए ऐसी आर्द्र भूमियों को। और तब से लेकर के आज तक देश क्या करते हैं? आर्द्र भूमि घोषित करते हैं, फिर उन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करते हैं। ठीक, अब यहां से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? आंसर है 1971 में। बट आपसे यह पूछे कि रामसर कन्वेंशन लागू कब हुई है, तब है 1975 में। यह भी पूछ रखा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब करे? भारत ने हस्ताक्षर करे, कोई बताएगा मुझे? 1982, 1982। तो 3 तो तिथियां आपको याद रखनी है। तिथि में बहुत कम बताऊंगा, मतलब सन बहुत कम बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको 3 याद रखने हैं। ये कन्वेंशन हुई थी ईरान में, ईरान की जो जगह थी वो थी रामसर। ठीक है, रामसर, ये राम स्थल लिखा हुआ है, यह है रामसर स्थल। ठीक है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में हुई थी, 1975 में लागू हुई सब देशों पर जो जो सदस्य थे, और 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर करे। प्रेजेंट टाइम में जो भारत में रामसर साइट है, यानी जो भारत में रामसर स्थल है, अच्छा जब मैं ये कह रहा हूं ना रामसर स्थल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रामसर जो जगह है वो भारत में है, नहीं। रामसर में तो कन्वेंशन हुई थी, जो जो घोषणाएं की गई हैं इस कन्वेंशन के तहत भारत में, तो उन स्थलों की संख्या कितनी है? 85 है, 85 है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, भारत में कितने जो है वो रामसर साइट है? ये 85 है। और इसमें से लेटेस्ट जो ऐड हुई है वो 3 हुई है, पहले 82 थी, 3 लेटेस्ट ऐड हुई है, वो आपको याद रखना है। जो 3 नई ऐड हुई है उसमें एक है तमिलनाडु की ये वाली, इसका नाम है नंजरायण पक्षी अभयारण्य। एक और है, वो है आपका काजूवाली, काजूवाली अभयारण्य। ठीक है, और एक है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है तवा जलाशय, तवा जलाशय। ठीक है, तो तवा जलाशय, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है, और 2 तमिलनाडु में घोषित की गई हैं। एक की गई है आपकी नंजरायण पक्षी अभयारण्य और एक किया गया है काजूवाली अभयारण्य। ये दोनों कहां पर है? आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो आप कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका एक काम है, वो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है और कौन कौन सी है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घर पे उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे कि कितनी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है और बेसिकली वो कहां, मतलब कौन कौन सी रामसर साइट कहां कहां पर है, वो आप घर से देख लेना। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का अगर कोई एग्जाम दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया है, कोई बताएगा? ठीक है, ये होता क्या है डार्क स्काई पार्क? हाँ, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान या ऐसा नेशनल पार्क जिसमें आप प्रकाश की व्यवस्था कुछ ऐसे करते हैं कि प्रकाश वहां के जीव जंतुओं को प्रभावित ना करे। यानी प्रकाश भी एक पोल्यूशन है ना जीव जंतुओं के लिए, भाई उनको तो जैसा रहता है, जो अंधेरा है तो अंधेरे में रहते हैं। तो पहला एक ऐसा बाघ रिजर्व है जिसका नाम है पेंच बाघ रिजर्व, जिसमें हम प्रकाश के प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। यानी जो लाइटिंग का प्रयोग है कुछ भी है तो वो इस तरीके से करेंगे कि जो जीव वगैरह की व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो। तो उस पार्क को नाम दिया गया है डार्क स्काई पार्क। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो घोषित किया गया है वो किसको घोषित किया गया है? पेंच बाघ अभयारण्य। बात आती है कहां पर है, तो कहां पर है? मध्य प्रदेश। हालांकि कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी आता है, तो एमपी और महाराष्ट्र। खैर आप आंसर अगर एक हो तो आप एमपी आंसर लगाना, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, सबको मिल गई सीट? क्लियर है, सबको मिल चुकी है, कोई बचा तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले गए कि जो सबसे पहला नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? नाम बताओ भारत का पहला नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके जो है ना नाम भी चेंज हुए हैं। पहले इसका नाम था हेली, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले रामगंगा, अभी इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और या कॉर्बेट, ठीक है। तो ये जितने भी नाम है ये इसके उपनाम है, ये ध्यान रखना। कई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था। भारत में टोटल लगभग 106 नेशनल पार्क है, और यहां से एक आध क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क कौन सा? तो पता होगा आपको, बताओ कौन सा है? हेमिस, हाँ, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहां पर है? लद्दाख में है, ठीक है। एक सबसे छोटा पूछ सकता है, बताओ कौन सा है सबसे छोटा नेशनल पार्क? साउथ बटन, ठीक है। पढ़े बैठे हो तुम तो यार सब, क्यों ही परेशान हो? ठीक है, अंडमान निकोबार में है साउथ बटन, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई नेशनल पार्क, और सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली या रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो वो सीट है, हो गई। हाँ, ये सीट निकलवा लेना, जितनी सीट निकली है। ये मैं आपको ना जितनी क्लास चलेगी 8-10 दिन, कुछ मैं वो दूंगा विविध, तो उसको ही पढ़ना, लिमिटेड है, ज्यादा मैं ये भी नहीं, उसमें से अगर आया, वैसे आना तो चाहिए। 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? अच्छा, फीफा फुटबॉल विश्व कप बड़ा फेमस है, आपको पता है, 1930 में शुरुआत हुई थी इसकी। तो कहाँ किया जाएगा? मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, कहाँ? कनाडा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों जगह पर होगा, ठीक है, तीनों स्थानों पर, तीनों स्थानों पर, ठीक है। यानी मैक्सिको, आपको पता होगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहीं पर ये तीनों हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर ऊपर कनाडा हो गया, यूएसए हो गया और मैक्सिको हो गया, ठीक है। ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। तो तीनों में ही ये फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, कितने वर्षों के अंतराल पे होता है ये फीफा फुटबॉल विश्व कप? अच्छा, इसका मतलब इससे पहला वाला 22वां कब हुआ होगा? जो 22वां हुआ होगा वो कब हुआ होगा? 2022 में हुआ होगा। कोई मुझे बताएगा 22वां कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, कतर, ठीक है, हाँ, कतर में हुआ था। और जो 23वां होना है वो 3 जगह पे होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर फिर मजबूरन हमें क्या लगाना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं तो खैर गलत हो जाएगा, होना चाहिए था इनमें से सभी, बट इसके साथ हम इसलिए जाएंगे, इसका मतलब है कि इनमें हम एक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या लगाना? आप आंसर मत लगाना, आप आगे लिख लेना, तीनों स्थलों पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला है वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व मुक्केबाजी संघ का नया सदस्य बना है? तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये ऐसा भारत के संदर्भ में ही है। अगर ये पूछेगा क्वेश्चन तो इसका आंसर जो है वो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां होता है? देखो रियल में जिसे हम ओलंपिक कहते हैं ना, वो ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक तो बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है, ये जो 4 साल में ओलंपिक आता है बेसिकली वो आपका होता है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां किया जाएगा? बताओ कहां होगा? लॉस एंजलिस। ठीक है, हाँ। और ये कहां पर है? अमेरिका में, लॉस एंजलिस। और ये कहां पर है आपका? अमेरिका में। अच्छा, ये फेमस है लॉस एंजलिस, किस लिए फेमस है ये वैसे भी जाना जाता है विश्व में, किस चीज के लिए जाना जाता है? नहीं सुना कभी नाम? हाँ, कसीनो के लिए लॉस वेगस है वो। हाँ हाँ, जुआ खाना लॉस वेगस, वो लॉस वेगस है धनाढ्यों की नगरी। लॉस एंजलिस, हाँ, इस्पात नगरी, वाह। हाँ, हॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड का केंद्र मुंबई है, टॉलीवुड का केंद्र आपका हैदराबाद है, ऐसे जिसे हम हॉलीवुड कहते हैं, हॉलीवुड का केंद्र ये है। हॉलीवुड का केंद्र वो ये है। जैसे आपको सब हीरो मिलेंगे ना, वो किधर मिलेंगे? मुंबई। ऐसे हॉलीवुड के जो हैं, जो ज्यादातर मूवियां वगैरह वो सब चीजें होती है, उसका जो मेन केंद्र है वो है लॉस एंजलिस। ये कहां पर है? अमेरिका में। अच्छा, इससे पहले वाले जो हुए होंगे वो कब हुए होंगे? 4 साल में होते हैं तो 2000। और ये कहां हुए हैं? पेरिस। तो आपने एक ही काम करना है, यूट्यूब पे बड़े अच्छे से सर्च करना एक वीडियो, पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, एक 5-6 मिनट की कोई वीडियो देख लेना, जितने पुरस्कार, कितने देश भाग लिया, क्या शुभंकर था, क्या था, ये आपको घर से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वो उसको आपको तैयार करना है, कम से कम भी नहीं तो 20 से 30-40 क्वेश्चन आप ओलंपिक के बारे में तैयार करके जाना। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक। ओलंपिक नॉर्मल लोगों के होते हैं, ठीक है, और पैरा ओलंपिक होते हैं जो लोग विकलांग होते हैं उनके। जम के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी में, मैं अभी बता रहा हूं। एक एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खैर मैं भी कोशिश करूंगा लास्ट में एक क्लास ओलंपिक पैरा ओलंपिक में ले लूं, लेकिन क्या मतलब उतनी मेहनत करने का जब लोगों ने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, लोगों ने सबने काफी पढ़ा रखा है उसके बारे में, तो कोई फायदा है नहीं मैं अलग से पढ़ाऊं। घर पे उसकी एक वीडियो देख लेना ओलंपिक पैरा ओलंपिक की, किसी भी टीचर की देख सकते हो आप। ठीक है, जो भी पढ़ाता हो अच्छा आप। ठीक है, नेक्स्ट 11 रूल्स ऑफ लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? इंपोर्टेंट है, और ये जिस व्यक्ति की है एसएससी में या बाकी एग्जामों में उसको बहुत पूछा जाता है। किसकी है? चेतन भगत की है। चेतन भगत की, चेतन भगत की पिछले एसएससी में 2 पुस्तकें पूछी गई थी। एक पूछी गई थी हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाँ, कब कई पूछी गई है, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। एक वन इंडियन गर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन। मैंने हालांकि कई पुस्तकें उसमें डलवा दी हैं जो मैं आपको आज करूंगा। तो चेतन भगत की आप ये 2 तो याद रखना, बाकी और भी बहुत सारी है। एक मुझे इस बार लगता है आपके एग्जाम में अमिताभ घोष की पुस्तक और आएगी, उन्होंने सुंदरवन के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसका नाम है द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द हंग्री टाइड, ठीक है, मतलब इसकी काफी तारीफ सुनी है, सुंदरवन के ऊपर इसको जो है वो लिखा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक लंबे समय से पूछता हुआ आ रहा है, क्योंकि 2018 के आसपास लॉन्च हुई थी, एग्जाम वॉरियर्स। नाम सुना होगा आपने, एग्जाम वॉरियर्स। हाँ, तो ये भी ध्यान जो है वो याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स, क्लियर? तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। लिख लिया? चलिए, और ये भी तो रखनी है यार, 11 रूल्स ऑफ लाइफ किसकी है? चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल,
नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स हो गई और अमिताभ घोष की द हंग्री टाइड हो गई। बस इतनी किताबें याद रखना। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में बहुचर्चित किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? इस पे भी स्टार लगा देना, काफी चर्चाओं में रही थी ये पुस्तक भी। हाँ, सैम पित्रोदा की है ये, सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा, तो इसको आप याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा 215884, इसको तो आप नहीं रखना, ये जयंत मूर्ति क्या है? ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा जयंत मूर्ति क्या है। हालांकि नाम तो एक व्यक्ति का है, बट ये एक क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आपके, उसको ये एक नाम दिया गया है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जैसे आपका ये सन है, तो इसके बाद में आपको पता है कि आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है और बृहस्पति है। तो यहां पर ये जो मंगल है, मंगल, और यहां पर है ये आपका बृहस्पति, इसके बीच में असंख्यक छोटे 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 बड़े जो है वो आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन सबको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो इन क्षुद्र ग्रहों की संख्या बहुत है, 10,000 से ज्यादा क्षुद्र ग्रह हैं। तो ऐसे ही हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह को हमने नाम दिया है, और वो नाम दिया है जयंत मूर्ति। क्वेश्चन पूछ सकता है जयंत मूर्ति क्या है? हाल ही में खोजा गया एक विशाल तारा है, हाल ही में नामित एक क्षुद्र ग्रह है, तो ये है एक क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह रियल में ग्रह नहीं होते, बल्कि इन्हें बोना ग्रह कहते हैं। ये बोने ग्रह हैं। आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है उसकी बेल्ट कहां पाई जाती है, तब आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में बेल्ट पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अगला है, अभी यहीं पे कोई पढ़ाने वाला होगा ना, वो क्षुद्र ग्रह में घुस जाएगा। तो इसमें 5-10 मिनट क्षुद्र ग्रह में, भाई क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, धूमकेतु क्या है, तो खत्म हो गई, वो क्लास ज्योग्राफी की बन जाएगी, करंट अफेयर्स। अगला है डेंगीओल नामक डेंगू की स्वदेशी टीका इसके द्वारा विकसित। देखो, डेंगू का जो है स्वदेशी टीका विकसित हो गया है। ठीक है, जो अपने तीसरे चरण को पार किया है जिसने, वो पहला टीका है, मतलब टेस्टिंग के मामले में। तो इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। और इसको जो विकसित किया है वो किया है पिनेसिया बायोटेक ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से। यानी पिनेसिया बायोटेक ये कंपनी है, प्लस भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो इन्होंने मिलकर के क्या किया है, आपका ये टीका डेवलप किया है, इसमें काफी टेस्टिंग हो चुकी है, उसका नाम है डेंगीओल। तो ये तो डेंगीओल डेंगू से याद ही रह जाएगा। ठीक है, वैसे डेंगू किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से, प्रोटोजोआ, किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है। ठीक है, होता तो मच्छर से ही है, मच्छर से फैलता है, लेकिन जो होता है वो किससे होता है? डेंगू के वायरस से होता है। और ये वायरस जिस मच्छर पर मतलब संक्रमित रहता है, यानी जो मच्छर इससे संक्रमित रहता है वो जहां भी काटेगा तो डेंगू वायरस वहां पहुंच जाएगा। उसका नाम क्या है? मादा एडीज। हमेशा आप कंफ्यूजन में जाएंगे इसको लेकर के और एक मलेरिया को लेकर के। देखो, डेंगू वायरस से होती है, वायरस से डेंगू नामक बीमारी होती है, लेकिन जो ये डेंगू का वायरस है वो इस पर पाया जाता है, मादा एडीज मच्छर के जो डैने होते हैं उस पर पाया जाता है। सेम ऐसी बात है मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो होती है वो होती है प्लाज्मोडियम से। अब जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है? बोलो, मैंने अभी पीछे जो क्लास पढ़ाई थी उसमें प्लाज्मोडियम मैंने बताया था। क्या है प्लाज्मोडियम? एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है जो कि प्रोटिस्टा जगत में आता है। लेकिन ये इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। कोई भी बीमारी जो है वो नर मच्छर नहीं फैलाता, मादा ही मच्छर फैलाती है। रीजन, काटती ही मादा मच्छर है, खून पीने का काम ही मादा मच्छर करती है। हाँ, ठीक है। एक और हमने एक टीका डेवलप किया है जिसका नाम है हैवीसियोर। एक टीका और याद रखना, ठीक है, टीका जिसका नाम है हैवीसियोर। कोई मुझे बताएगा ये कौन सी बीमारी का टीका है हैवीसियोर? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। हेपेटाइटिस ए, ये हेपेटाइटिस ए का टीका है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए।
का टीका है। ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इसे डेवलप किया गया है वो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना हैबिस्योर किसका टीका है आपका, ये हेपेटाइटिस ए का टीका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा एग्जाम में अगर आएगा तो, बाकी लंबा वो कब क्या कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। तेंदुए सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लगभग 3,500 से ज्यादा के आसपास है, ठीक है, लगभग 3700 के आसपास है। महाराष्ट्र में अप्रोक्सीमेट 1985 के आसपास है, यानी लगभग 2000, और ये भी लगभग कुछ इतने ही है 1900 के आसपास, लेकिन थोड़े से कम। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे क्या है, कर्नाटक। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। अच्छा, ये अभ्यास दे रखे हैं, सैन्य अभ्यास। तो देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये सही है। अच्छा, इसका आयोजन जो हुआ है वो श्रीलंका में ही हुआ है, ठीक है। अगला है मैत्री, ये भी सही है, भारत और थाईलैंड के बीच में। इसका भी आयोजन जो हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता नहीं है पूछेगा कि कहां पर आयोजन हुआ है। अगला है तर्कस सैन्य अभ्यास, ये एक्चुअली भारत और अमेरिका के बीच में है, सही है, बट इसका आयोजन कोई मुझे बताएगा कहां हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ जाए, तर्कस युद्धाभ्यास का आयोजन कहां हुआ है। कश्मीर तो नहीं है, कलकत्ता है, कलकत्ता में हुआ है ना। इससे पहला वाला चेन्नई में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है। इससे पहला वाला चेन्नई में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, अच्छा ये शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में नहीं है, बल्कि किसके बीच में है, भारत में फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में है ये, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में। ये एग्जाम में पूछेगा आपसे क्या कि इसका आयोजन कहां हुआ है। इसका आयोजन ये 2024 में, इसका आयोजन 2024 में आपसे पूछ सकता है। कोई मुझे बताएगा कहां हुआ है, किसी को पता? नहीं पता? मेघालय, मेघालय में वो कौन सी जगह है, उमरोई, उमरोई, ठीक है। तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। इस पे मेरे हिसाब से 3 स्टार लगा देना, ठीक है। अब दूसरा होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें घर से, जो करना है, और इसको करना जरूर अगर पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। आपने YouTube पर एक वीडियो डालनी है सैन्य अभ्यास की, कोई भी 5 मिनट में सब पढ़ा के चला जाएगा, याद करा के चला जाएगा, ट्रिक से 15-20 युद्धाभ्यास जो भी मेन है वो सब आपको करा के चला जाएगा। तो इसकी लेटेस्ट वीडियो देख लेना कोई भी, और उसके अपने नोट्स बना लेना। एक आपको ओलंपिक पढ़ना है, एक पैरा ओलंपिक पढ़ना है, और एक युद्धाभ्यास, ठीक है। करंट में जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको करा ही रहा हूं, धीरे धीरे चीजें हो ही रही है, पर वो आपको करना है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा मित्र शक्ति किस किस के बीच है, भारत और श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड, तर्कस भारत और अमेरिका, और शक्ति भारत और फ्रांस। आयोजन इसका याद रखिएगा। क्लियर? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये क्वेश्चन वैसे काम का नहीं है, आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे कभी नहीं पूछेगा। हाल ही शब्द लगाना गलत हो जाता है, पेपर कब बनता है और एसएससी के साथ अलग ही सीन है। अब पता नहीं कौन सा हो गया कौन सा नहीं हो गया, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी यहां से कुछ जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। मैत्री किस किस के बीच में है, पहले ये बताओ। भारत और थाईलैंड, ठीक है, ये तो आप अभी आपको मैंने बताया, भारत और थाईलैंड के बीच में है, ठीक है। धर्म गार्जियन इंपोर्टेंट है, किस किस के बीच में, भारत जापान, भारत जापान, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये वाला। अगला एक सूर्य ग्रहण और है इंपोर्टेंट, भारत और नेपाल, ठीक है। एक है आपका कटलेस एक्सप्रेस, एक्चुअली ये कई देशों का है, यूरोप अफ्रीका के कई देशों का जो है वो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और ये जो कटलेस एक्सप्रेस है
इसका आयोजन हुआ है विक्टोरिया, यानी सेशेल्स की कैपिटल, यानी जो सेशेल्स है ना आपका, सेशेल्स, तो वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सेशेल्स में कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है, तब आप आंसर क्या लगाओगे, कटलेस। देशों के नाम नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे देश शामिल हैं अफ्रीका के और आपके यूरोप के, इसलिए देश नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो आप अपने से कर लेना, क्योंकि ऐसे अगर ये हम सोचें कि पूछ ले तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए। मैं मानता हूं एक साल में अगर आप जो कंटिन्यू रोज करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, अगर उनके नोट्स देखोगे तो इतनी मोटी मोटी 2 किताबें बन जाएंगी, समझ रहे हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन। मजे की बात तो ये थी, एक बार यूपी पीसीएस हुआ था, मैंने क्वेश्चन ही 100 पढ़ाए थे। जैसे अगले दिन पेपर था, तो एक दिन पहले 2019 के आसपास की बात होगी, तो मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाए थे। वो अटेंडम मैंने अपने गेस्ट से लगा करके, और मैंने रात को डाला, शाम को मैंने कहा इवनिंग एक क्लास है भाई, जिनका पीसीएस है आ जाए। वो इतना तकड़ा था वो एग्जाम, आप यकीन नहीं करेंगे, 11 से 12 क्वेश्चन सेम उस बुक उससे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उससे पीसीएस में, ठीक है। हालांकि उतना बड़ा वो कभी और आगे देखने के लिए नहीं मिला। हाँ ठीक है, 3-4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाते, ठीक है, और इतने काफी होते हैं, तो आप 3-4-5 क्वेश्चन को हल्का मत लीजिए, ये काफी होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहां से आपकी शिफ्ट में 3-4-5 क्वेश्चन मिल गए, बहुत बड़ा स्कोर बढ़ा देते हैं आपका। अब ऐसे कभी मैं ना ऐसे मैं बोल सकता हूं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो बेवकूफी बात है, तो बहुत हल्की बात है, ठीक है, बहुत ओछी बात है, ये मैं कह दूं, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता पेपर में क्या है। बट ये है कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं उसको आप घर से तैयार कर लेना, ठीक है। हाल ही में न्यायमूर्ति बीबी का निधन हो गया है। ये किसकी बीबी है? ये फातिमा बीबी है, फातिमा बीबी का निधन हो गया है, ठीक है, फातिमा बीबी का निधन हो गया है। इनसे संबंधित गलत कथन का चयन करें, ठीक है, तो इनसे संबंधित गलत कथन का चयन करें, ये पूछा हुआ है। पहली बात तो ये है, आपको करना क्या है, तीसरा होमवर्क आपको मैं घर से दे रहा हूं, फातिमा बीबी की आपको पूरी की पूरी जन्म कुंडली पढ़नी है। रीजन क्या है? रीजन ये है 2023 में इनका हुआ है देहांत, इनका निधन हुआ है। फातिमा बीबी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने पहली महिला रही है, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम महिला हाई कोर्ट में भी जज पहली यही बनी थी। तो बहुत सारे अचीवमेंट है इनके, राज्यपाल भी रही है शायद तमिलनाडु की, तो इसलिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप फातिमा बीबी को डिटेल से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा पुरस्कार कभी इन्हें मिला है, कहाँ की राज्यपाल रही है, क्या रहा है, डिटेल में आप उसको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम जो है फातिमा बीबी का, क्लियर। अब इसको मैं एक बार देख लेता हूं, यह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी, ये बात सही है। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, कोई मुझे बताएगा कौन थी महिला न्यायाधीश? लीला सेठ थी क्या? ये तो नहीं थी यार, शायद अन्ना चंडी थी, अन्ना चंडी। जब आप लीला सेठ की बात करते हैं तो वो हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी बनने वाली, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये पूछे हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी दोनों महिलाएं ही हैं, ठीक है, महिला न्यायाधीश, इसमें आप आंसर लगाना लीला सेठ, लीला सेठ, ठीक है। ये अन्ना चंडी केरल हाई कोर्ट में बनी थी, एर्नाकुलम में है केरल का हाई कोर्ट, और लीला सेठ जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो पहली चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट। अगर मुस्लिम महिला के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट में भी पहली महिला जो बनी थी जज, उनका नाम फातिमा बीबी था, और सुप्रीम कोर्ट में भी पहली महिला जज बनने वाली जो महिला थी उनका नाम फातिमा बीबी था। सुप्रीम कोर्ट में तो बनी ही ये थी, उसे मुस्लिम कहना भी गलत होगा, वहां तो पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो फातिमा बीबी, ठीक है। इनको आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, 3 चीजें दी हैं भी घर से पढ़ने के लिए, एक युद्धाभ्यास दिए हैं, एक ओलंपिक और पैरालंपिक दिया है, एक फातिमा बीबी को आपको पूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है,
ये टॉपिक तैयार कर लेना आप अपना घर से, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। सेलेक्टेड पढ़िए, फालतू में मत भागिए, मार्केट से किताब उठा के लेके आ गए स्पीडी वगैरह और रोज एक पेपर, कोई मतलब नहीं। स्मार्ट स्टडी करिए, वर्क वहां ज्यादा करिए जहां से क्वेश्चन की चांस है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये भी सही है, यह है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्याय, ये भी सही है। तो कौन सा गलत कथन का चयन करना है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक के रूप में नियुक्ति मिली है। पहले तो आपको एक होमवर्क और मैं घर से दे रहा हूं, और वो है आपको ईडी को ढंग से पढ़ना है, ईडी। क्योंकि आप देखिए आपके मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के, वो ईडी के चक्कर में जेल में गए, लंबे समय रहे, ईडी बड़ी चर्चाओं में रहा, नाम सुना ना ईडी, इसे हम कहते हैं प्रवर्तन निर्देशालय। इसका गठन हुआ था 1956 में ईडी का गठन हुआ था। बेसिकली ईडी उन चीजों पे नजर रखती है जो अवैध कारोबार होकर के धन कमाया जाता है, जो भी विदेशी मुद्रा का अवैध तरीके से व्यापार किया जाता है, हवाला उवाला का काम, नंबर 2 के जो काम है उन पर बेसिकली नजर रखने का काम करती है ईडी, ठीक है। तो ईडी के डायरेक्टर बने हैं नए, और वो कौन बने हैं आपके, राहुल नवीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको यहां इसलिए डाला क्योंकि ईडी बहुत चर्चा में रही थी, केजरीवाल को जेल में पहुंचाने वाली ईडी। और ईडी के बारे में एक कहावत है, ईडी अगर किसी मामले की जांच करती है, लग जाती है, तो फिर ये दीमक की तरह काम करती है, फिर ये बिना जेल भेजे छोड़ती नहीं, अगर किसी मामले में घुस जाती है ईडी। इसको ढंग से पढ़ना, क्या काम करता है, कैसे करती है ईडी, इसको पूरा आप पढ़िएगा, ठीक है। एक होमवर्क ये हो गया। एक ये नाम भी मुझे थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, प्रीति सुदन, इन्हें क्या बनाया गया है, हाँ, यूपीएससी की अध्यक्ष, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष जो है वो प्रीति सुदन को बनाया गया है। तो ये और ध्यान रखना, ठीक है। ईडी को भैया थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, डाल के पढ़ने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं सीधा। अब तो एआई वो आ गया, चैट जीपीटी, आप जो व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप में जो सर्च वाला वो आती है जगह, वहां पर आप ईडी लिख के और भेज दो, तो वो आपका चैट जीपीटी को चला जाएगा, उधर से उसके बारे में पूरा आंसर आ जाएगा। करते हो इस्तेमाल, कितने लोग ऐसे ही करते हैं आप में से, ठीक है, मतलब अच्छे हो, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे, ठीक है। तो किसी दोस्त, व्हाट्सएप पे किसी दोस्त से पूछने से अच्छा चैट जीपीटी। भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, चलिए, पहले महिलाओं को तो फोर्स में शामिल नहीं कर रखा था, और महिलाएं भी फोर्स में शामिल हो गई हैं, तो उसमें पहली महिला जो सूबेदार बनी है उसका नाम है प्रीति रजक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना, पूछ सकता है, ठीक है। एक ये भी नाम मैंने सुना है, वृंदा, ठीक है, ये वो बनी है टेस्ट एम्पायर, पहली महिला टेस्ट एम्पायर जो बनी है वो आपकी वृंदा राखी बनी है। एक है पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये नाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो लेडी है, ये नेपाल की है, इसने एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ के रिकॉर्ड बनाया, 3 बार चढ़ी है, ठीक है, एक ही साल में 3 बार चढ़ करके इसने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन क्या है, तो ये क्या है आपका, पर्वतारोही है, पर्वतारोही, और ये पहली महिला टेस्ट एम्पायर है, ठीक है, पहली महिला टेस्ट एम्पायर। नेक्स्ट अगला है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई तो जानते ही होंगे, का सेफ्टी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है कि वो मेरा फेवरेट था, मैंने कहा इस क्वेश्चन को पढ़ाना चाहिए, पंकज त्रिपाठी, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान रख लेना, पूछ भी सकता है, ठीक है। इन सबसे एक रुपया लो, कितने हो जाएंगे सोचो। ऑफिस से लेना, ऑफिस से ना, अरे ऑफिस से जनाब, दे दीजिएगा सिद्धू। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है, 3 स्टार लगा देना इस पर, ठीक है। अब देखो हर कितनी जगह कितने राष्ट्रपति बनते हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन बनी है,
क्लाउडिया सीनमॉम। ठीक है, तो हाँ ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, हाँ महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। बाकी तो मैं पेपर के बाद तुमसे बात करूंगा ही। हाल ही में कहां पर उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित करने की बात की गई है? कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहां पर? जम्मू कश्मीर में जगह है कठुआ। कठुआ, कठुआ। तो जम्मू कश्मीर में कठुआ जो जगह है, वहां पर जो है वो पहला सरकारी, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपया आवंटित किया है सरकार ने। तो 80 करोड़ रुपए से ये सब वहां तैयार किया जाएगा, तो इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2024 किससे संबंधित है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है? आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एक होमवर्क और दे रहा हूं, 5 बार। एक यूट्यूब पर वीडियो डालना, 2024 के समस्त पुरस्कार, कोई भी बंदा 3-4 मिनट में सब पढ़ा के चला जाएगा, समझ रहे हो? वो सब पुरस्कार, लेकिन उसमें से ना थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति की वीडियो देखना तो लॉजिकल हो, जो काम काम के पढ़ाए। कुछ क्या होते हैं सब पढ़ा दिए, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो लेकिन खैर आप उसको जो है वो एक होमवर्क दे रहा हूं, एक वीडियो सर्च करके, और जितने पुरस्कार है उसको आप जो है घर से पढ़ लेना। हालांकि मैं आपको एक सीट दूंगा, जितना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उनकी सबके क्वेश्चंस की मैं आपको एक सीट दूंगा, तो एटलीस्ट आप कम से कम उसे अपने से कर लो, इतना तो आप पढ़ ही लेना। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये महत्वपूर्ण है बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 है, 24 में भी मिल गया है क्या? 23 वाला मिला था ये पॉल लिंच, पॉल लिंच को। ठीक है, पॉल लिंच। और कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक का नाम प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग। तो ये प्रॉफिट सॉन्ग जो है पुस्तक के लिए दिया गया है। 2024 वाला भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बुकर पुरस्कार, पुरस्कार 2024 ये मिला है सामंथा हार्वे, और इनकी पुस्तक कौन सी है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2 याद रखने। अच्छा, बुकर पुरस्कार एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग अलग हैं। ये जो है बुकर पुरस्कार ये बेसिकली यूके का है, और ये अंग्रेजी की जो पुस्तकें होती हैं जो अनुवादित होती हैं उनको दिया जाता है। एक आपसे पूछ सकता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, इसमें 23 का तो नहीं, लेकिन 24 का याद रखना, 2024। ये मिला है जेनी अर्पनवेक, जेनी अर्पनवेक। इनकी पुस्तक कोई बताएगा मुझे कौन सी? कौन सी? कैरोस। इस पे 3 स्टार लगाना आपके एग्जाम के लिए। बस ये 3 चीजें आपने पढ़ के रखनी है। एक तो बुकर पुरस्कार 23 वाला तो चलो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पॉल लिंच पुस्तक थी प्रॉफिट सॉन्ग। 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वे, पुस्तक है आपकी ऑर्बिटल। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये दिया गया है जेनी अर्पनवेक को, और पुस्तक है कैरोस। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी एक मैंने आपको दिया है, आप यूट्यूब पे एक सर्च कर लेना वीडियो कि ठीक है 2024 के महत्वपूर्ण पुरस्कार, और उसको एक बार देख लेना। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक। देखिए जो
ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है उसे हम बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, ये 54वें का और 55वें का आयोजन हो चुका है। कोई बताएगा कहां पर हुआ? गोवा। 55वें का भी कहां हुआ है? गोवा में। बट ये अवार्ड पूछ सकता है आपसे कि ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो जो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023वां जो मिला है वो मिला था आपका एंडलेस वाटर। ठीक है, तो यहां पर जो ये मिला है आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वो मिला है किसको? एंडलेस वाटर्स। ठीक है, इसके अलावा एक पूछ सकता है 55वां। ठीक है, ये मैं 2023 कर देता हूं और नीचे वाला 2024। ये बताओ किसको मिला है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, करंट अफेयर्स की तैयारी चलती है। कौन सी मूवी को? नहीं, कांतारा को तो नहीं मिला है। टॉक्सिक सुना है? टॉक्सिक, टॉक्सिक मूवी है लिथुआनिया की। ये लिथुआनिया की है मूवी, लिथुआनिया। ठीक है, टॉक्सिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा मिला होगा कोई, क्योंकि इसमें भी ना, इस क्षेत्र में भी कई मतलब कब बहुत सारे उत्सव होते हैं। हाँ, अच्छा, उसको मिला था। ठीक, नेक्स्ट अगला है 56वां ऑस्कर पुरस्कार। बहुत बड़ा है, किसको मिला है तो बताओ। अच्छा, पूछा हुआ है 56वें ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? फ्रांस में। अच्छा, 96वें ऑस्कर पुरस्कार, वो तो, लेकिन यह बात आयोजन किया कहां गया? ये लॉस एंजलिस में किया गया है, अमेरिका। ठीक है, कौन सी उसको मिला है 2024 में? ओपनहाइमर। ठीक है, हाँ, तो नाम याद रखिएगा, जिस फिल्म को मिला है वो है ओपनहाइमर। इसके निर्देशक कौन है? हाँ, क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्देशक है। ओपनहाइमर के जो निर्देशक हैं, याद रखना निर्देशक। क्या इतना अंदर तक उसमें चला जाता है? ये यूपी वाले जो पीसीएस आता है उसमें ज्यादातर इनमें इतना अंदर तक चला जाता है। ठीक है, निर्देशक है आपके क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लिख लिया, नोट कर लिया? क्रिस्टोफर नोलन ये निर्देशक है और फिल्म है ओपनहाइमर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागबानी मेला 2024। ठीक है, इसका आयोजन कहां किया गया है बागबानी मेले का? तो ये कहां किया गया है आपका? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। ये हुआ है आपका बेंगलुरु, राष्ट्रीय बागबानी मेला 2024। तो कई बार क्या होते हैं, मेले भी पूछ लेता है, तो अपने होमवर्क में एक चीज और ऐड कर दीजिए छोटी सी। ठीक है, जितने भी फेस्टिवल 2024 फेस्टिवल करके डाल देना, और वो एक वीडियो कोई भी किसी खुल के आ जाए, उसमें जितने फेस्टिवल 2024 में जहां जहां हुए होंगे उन सबको अपना तैयार कर लेना। ये खास है जिनका पेपर है अभी, अब है ना पेपर, उसके लिए तैयार कर लेना। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी चीजें तैयार करो और आपके एग्जाम में 30 से 40% करंट अफेयर्स आ जाए, यानी 50 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाए। और ऐसा अगर हो गया तो अकेले करंट अफेयर्स गेम कर देगी, अकेले करंट अफेयर्स, कुछ पता नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई एक चर्चित किताब है, इंपोर्टेंट है। किसकी? शेन वॉर्न या शेन वॉटसन? शेन वॉटसन। ठीक है, अच्छा, कपिल देव की एक आत्मकथा थी, क्या नाम था उसका? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट, ये याद रखना, ये कपिल देव की आत्मकथा है। ठीक है,
स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। और ये जो है द विनर माइंडसेट, ये किसकी है? आपकी सैम वॉटसन की। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट। सेन वॉन तो मर गया सर, है अभी सेन वॉन, मैं सेन वॉटसन नहीं, सेन वॉन की बात कर रहा हूं। हाँ तो है नहीं ना, दोनों मर गए। हाँ वही तो। हाँ यार। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले तो एक इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ है, कहां किया गया है, जल्दी बताओ। गोवा। ठीक है, एक तो ये पूछेगा। ये है 37वें। अगले होने हैं आपके 38वें, ये कहां होंगे ये बताओ भैया। ये उत्तराखंड वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होंगे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी शुभारंभ तो खैर हल्द्वानी से होगा, बट मेन जो होंगे वो कहां होंगे? देहरादून। इससे तो इतने क्वेश्चन आएंगे ना उत्तराखंड के एग्जामों में, जितने आपके मार्च में एग्जाम होंगे ना, तो उसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे यहां से। तो ये खैर जो गोवा में हुआ था, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र ने, ये भी सही है। तो पहला स्थान इन खेलों में महाराष्ट्र ने सबसे पदक जीते हैं, तो इसका आयोजन गोवा में हुआ, ये सही है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया, ये भी सही है। दोनों सही है, यानी बोथ आर राइट्स। ठीक है। 43वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक की विजेता कौन सी टीम है? ये मैं कराता नहीं, बट इसलिए कराया क्योंकि इंडिया वालों ने यहाँ पर बाजी मार ली है, भारत। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब इंडिया जीती है, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कहां पर हुआ है। तो कहां हुआ है? कुछ भी बता दो, 206 देश तो याद होंगे ही। बुडापेस्ट। अब बात आती है बुडापेस्ट कहां है? हंगरी में है, हंगरी। अच्छा हंगरी बताऊं कहां पर है? तो सुनो, स्लोवेनिया, क्रोशिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, सर्बिया, उसके ऊपर है हंगरी। ये बाल्कन देशों में से एक देश है हंगरी। ठीक है यार। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि 46वें कहां होंगे, ये बताओ 46वें होंगे जो शतरंज ओलंपियाड है 46वां, वो कहां होगा? तो ये होगा ताशकंद। जल्दी बताओ ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। कोई मुझे बताएगा भारत के? लाल बहादुर शास्त्री, यहां पर उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए। क्या बात। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे, 55 साल की महिला। बेसिकली फिटनेस आइकन है, अपने को फिट रखती है। ठीक है, और तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। 55 वर्ष की महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी। और आज के बच्चों का जो है वो 3 मंजिले में जाने में सांस फूल जाता है। भाई निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण मिला है? मेरे हिसाब से आपके एसएससी का पूरा जो सेंटर रहेगा इस बार का, मैं अभी मेरी बात याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे पेपर के बाद बताऊंगा, वो ये क्वेश्चन रहेगा। इससे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन बनेंगे और हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पद्म विभूषण सम्मान, पहली बात है कि 2024 कितने लोगों को मिला है? 5 को मिला है। ठीक है, 5 लोगों को मिला है। ठीक है, इसमें एक है बैजंती माला, ये सही है। ये कौन है? भारतीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो नृत्य संबंधित है, नृत्यांगना है। एम वेंकैया नायडू, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला है बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, ये भी एक राइटर है। ठीक है, समाज सेवी है, मेन समाज सेवी है। जस्टिस एम फातिमा बीवी, इनका निधन तो हुआ है लेकिन इनको तो नहीं मिला है। इसके अलावा 2 और कौन लोग हैं? एक है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक, और एक मिला है साउथ के हीरो को, क्या नाम है? हाँ, चिरंजीवी, जानते होंगे।
चिरंजीवी को तो हाँ। अब देखो आपके जो एसएससी के लिए आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इनके बारे में इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ लेना कि इन्हें खुद को अपने बारे में इतना ना पता हो। यानी कहने का मतलब है कब जन्म हुआ, कब उठती थी, क्या खाती थी, कहां जाती थी, ठीक है, हर चीज। कहने का मतलब यह है कि जन्म कौन से पुरस्कार मिले, कहां जन्म हुआ, कौन सा अवार्ड कहां मिला, छोटे से छोटा अवार्ड, ये याद रखना। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं, एसएससी के पेपर में आपको ये दिखाई देंगे कौन से नृत्य से संबंधित है, कब क्या हुआ है, वो सब आप इनके बारे में भाई अच्छे से कर लेना तैयार। मैं और कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इनको कर रहा हूं। हालांकि ऐसे जितने क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं एक सीट आपको भी बता भी रहा था, 50 से 100 क्वेश्चन की सीट दूंगा, जो मेरा एक वो रहेगा कि हाँ यहां से वो रहे, मतलब क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, वो मैं आपको लास्ट टाइम पे प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप अपने से ये काम कर। तो 5 लोगों, अच्छा इसमें से मरणोपरांत किसको मिला है? बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, मेरे हिसाब से 3 स्टार लगाना इस पे, क्योंकि ये भारत नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र है, जिसका जो किया गया है आपका उद्घाटन वो किया गया है पटना में, जो पटना विश्वविद्यालय है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, वहीं पर उस विश्वविद्यालय के परिसर में ये डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला इस तरीके का शोध केंद्र है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इस पे आप 3 स्टार लगा देना इस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अब इसका आप आंसर लगाएंगे उत्तराखंड, ठीक है। हालांकि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता है, पहले से ही समान नागरिक संहिता है। इसका क्या मतलब है? जब से गोवा पैदा हुआ तब से ही है मामला क्या, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यह है थोड़ा सा समान नागरिक संहिता क्या होती है, कौन सा? आर्टिकल 44, बिल्कुल आपके संविधान का आर्टिकल 44 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, वो इसको सही से समझाने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि हमारे राज्य क्या करेंगे, अपने यहां पे समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता क्या होती है कि हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए जो समाज में रहते हैं उनके लिए कुछ कानून एक समान हो। कौन से कानून? जैसे विवाह के संबंधित कानून, जैसे तलाक संबंधी कानून, तो इस तरीके के जो भी, जैसे उत्तराधिकार संबंधी कानून, तो ये कानून सबके लिए बराबर हो, उसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। अब जैसे गोवा में क्या था, गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का, आपको शायद पता हो, गोवा पुर्तगालियों के पास थी और लास्ट उन्होंने छोड़ा है 1961 में। तो 1961 में उन्होंने, पुर्तगालियों ने छोड़ा इसको। तो पुर्तगालियों ने भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर रखी थी गोवा वाले क्षेत्र में। जब गोवा हमें मिल गया तो वहां पर तो समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू थी। हालांकि और किसी राज्य ने कोशिश नहीं करी पिछले 50 सालों में कि वहां पर समान नागरिक संहिता लागू की जाए। उसका रीजन है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग विरोध में आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लोग का जो कानून चलते हैं वो अभी भी हदीस के अनुसार चलते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके धार्मिक कानून को जो है वो बदल करके कोई इसी प्रकार का संवैधानिक कानून लाया जाए। लेकिन उत्तराखंड ने पहला प्रयास करा और उसके तहत वहां पर उत्तराखंड में लागू किया गया है समान नागरिक संहिता। उसके लिए अधिनियम पारित हुआ और वहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, यानी आर्टिकल 44 लागू हो गया है। अभी तक जब ये क्वेश्चन आता था तो इसका आंसर गोवा ही लगाते थे, सेम क्वेश्चन आंसर गोवा होता था। रीजन क्योंकि और कोई था ही नहीं। बट पारित जिसने करा है वो तो उत्तराखंड है ना, फिर गोवा में तो पहले से ही था, पुर्तगालियों के समय से था। तो उत्तराखंड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कैसे? सब चीजों के बारे में, लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे हो सकती है, कैसे नहीं। लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, जानते हैं लिव इन रिलेशन में शादी से पहले रहने का ट्राई करना, उसे लिव इन कहते हैं। तो वहां भी कानून है भाई, आप लिव इन में रह सकते हो तो कैसे रह सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। धोखे धड़ाके में बच्चा उच्चा हो गया तो उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, वो सब चीजें जो है वो इसमें है समान नागरिक संहिता। ठीक है, ठीक है।
तो इतना इतना बेचैन क्यों हो जाते हो? ठीक है, अयोध्या में स्थापित श्री राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? ठीक है, कौन थे? अरुण योगी राज। भाई एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको घर को, राम मंदिर को थोड़ा सा सही से देख लेना। सही से मतलब कहां से पत्थर आ रहा है, वो जो मूर्ति बनाई गई वो श्याम चट्टान से बनाई गई, ये कहां की है, क्या है, पढ़ लेना। एसएससी का क्राइटेरिया आर्ट एंड कल्चर के इर्द गिर्द ज्यादा रहता है, तो यहां से चांस है। फिर भी हो सकता है एक बार को ना जाए यहां पर थोड़ा, क्योंकि धार्मिक मामला है, लेकिन फिर भी सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहां के हैं अरुण योगीदास? मैसूर, मैसूर। ठीक, नेक्स्ट, तो पढ़ लेना एक बार राम मंदिर को अच्छे से। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किससे है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है ऑपरेशन कामधेनु। किससे? पशु तस्करी को रोकने से। यानी बेसिकली गाय जैसे पशु की तस्करी को रोकने से संबंधित है आपका ऑपरेशन कामधेनु। ठीक, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा। तो आप लिख लेना गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अगला होमवर्क समझ गए हो क्या है? यूट्यूब पर एक वीडियो डालिएगा, इंपोर्टेंट दिवस। ठीक है, और ऐसे मत डालना, वो कोई ऐसे पढ़ा के चला जाएगा पुराना, नहीं। 2024 के महत्वपूर्ण दिवस, उसमें वो क्या पढ़ाएगा, कोई भी जो पढ़ाने वाला होगा वो आपको उनकी थीम पढ़ाएगा, मेन थीम। तो कई की ना जो मेन है, योगा दिवस है उसकी थीम पूछ लेगा आपसे, एड्स दिवस है उसकी थीम पूछ सकता है, कुछ इंपोर्टेंट दिवस है, तो आप उसको तैयार कर लेना। बाकी क्वेश्चंस में दूंगा आपको दिवस वगैरह के, मैंने बताया कि मैं आपको एक ऐसा दूंगा जिसमें जितना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं सबके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप उसे इतने तैयार कर लेना। खैर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, घोल मछली को हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया है? किसने किया है काम? गुजरात ने किया है, यानी गुजरात ने घोल मछली को अपने यहाँ की क्या बनाया है? राज्य मछली। अच्छा, मुझे कोई बताएगा हमारे देश की राष्ट्रीय मछली कौन सी? डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है, हाँ, हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय मछली है। ठीक है, अगला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसको जो है यहां से क्यों इंपोर्टेंट है आपको बताया, नया संसद भवन बना है। ठीक है, और उस संसद भवन में जो पहला अधिनियम पारित हुआ है वो भी यही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। पहली बात तो है संशोधन कौन सा है, ये तो संशोधन है कौन सा? 106वां संशोधन। अच्छा, बिल कौन सा था ये? बिल बता, 128वां। इसका क्या मतलब है? बिल 128, संशोधन 106। कुछ ऐसे बिल भी होंगे ना जो पास नहीं हुए होंगे, यानी वो फेल हो गए होंगे। ठीक है, एक्चुअली ये संबंधित किससे है? ये है महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। अब तो एक काम करो, जितनी महिलाएं हैं ना वो तैयारी वारी छोड़ के विधायक के लिए कुछ करो कोशिश, मतलब अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाओ। रीजन क्या है यार, 1/3 सोच के देखिए। अब मान लो कि 400 है लपेटे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, लगभग कम से कम भी नहीं तो 133 के आसपास तो जो है वो महिला विधायक बनेंगी। इतनी समझदार महिला कहाँ मिलेंगी? तुम पढ़ी हुई हो, विधायक आजमाओ कुछ थोड़ा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। आप कुछ संशोधन याद रख लेना जो महत्वपूर्ण है। एक तो 101वां संशोधन याद रखना, कौन सा था जल्दी बताओ? जीएसटी। ठीक,
एक 102वां बताओ क्या था? इससे क्या किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो आपका ओबीसी आयोग है ना, उसको भी संवैधानिक बना दिया गया, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। ठीक है, जानते हो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी? यानी संवैधानिक संस्थाएं और संविधिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जो अधिनियम के माध्यम से बनती हैं उन्हें संविधिक कहते हैं। जो संविधान में डाल दी जाती हैं या संविधान में जिनका वर्णन होता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अब क्या बना दिया है? संवैधानिक बना दिया है। एक 103वां संशोधन, ये किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईबीडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। एक 104वां भी पूछ सकता है, इससे क्या हुआ है पता है? आरक्षण की समाप्ति। एससी एसटी आरक्षण नहीं, जो कि लोकसभा में 2 सदस्यीय मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, और विधानसभा में 1 सदस्यीय राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता था, उनका आरक्षण समाप्त हो गया है। यानी मैं कह सकता हूं लोकसभा में 2 और विधानसभा में कितने होते थे राज्यपाल मनोनीत करता था? 1। एंग्लो इंडियन को, हाँ, खत्म कर दिया इसको आरक्षण। एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त। ठीक, 105वां काम का नहीं है। 105वां जो हुआ है वो बेसिकली राज्यों की जो शक्ति है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर कानून बनाने की, उसको बरकरार कर दिया है। कि मराठाओं के आरक्षण से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण का केस आया था ना, तब 105वां संशोधन किया गया है। उसके तहत राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में जो शक्ति है उनकी कानून बनाने की, उसको बहाल किया है, आगे बरकरार रखा है। वो इतना काम का नहीं है। बाकी 106वां जो है वो आपको याद रखना है। वो कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये पहला वो था जो आपका उसमें लाया गया, नए वाले संसद भवन में लाया गया। ठीक है, तो एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं आपको, नया संसद भवन पूरा पढ़ लेना, पूरा बिस्टा मॉडल पढ़ लेना। बिस्टा मॉडल समझ रहे हो? जो प्रोजेक्ट है नए संसद भवन बनाने का, वो था बिस्टा प्रोजेक्ट। तो कैसा है देखने में? त्रिभुजाकार है, कितनी खिड़की है, कितने दरवाजे हैं। और एसएससी के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है पूछना। जब वो हवा महल में खिड़कियां पूछ सकता है तो वो संसद भवन में तो स्वाभाविक सी बात है पूछ सकता है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया, क्या किया, वो सब पढ़ना है। अगला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कहां संबंधित आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा? कहां मिलेगा? लोकसभा और राज्य विधानसभा, यानी आंसर होगा ए और सी। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ हुआ है? एक्चुअली आयुष्मान भव, तो नाम तो आयुष्मान जुड़ गया, और जब भी आयुष्मान जुड़ जाए तो समझ जाना उसका मतलब किससे है? स्वास्थ्य सुविधाओं से है। तो बेसिकली गुजरात में किसके द्वारा अभियान का शुभारंभ किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इंपोर्टेंट नहीं था, बट आप समझिए एक बहुत गंभीर पद पर बैठी व्यक्ति जो है वो महिला जो है वो किसी योजना का शुभारंभ कर रही है, वो इसलिए इंपोर्टेंट है। आयुष्मान भव जो है ये संबंधित किससे है? योजना जो गुजरात के गांव और कस्बे हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने से संबंधित है, यानी वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। ठीक है, दवाइयों की कमी है तो वहां पर मेडिकल स्टोर खोले जाएं और चीजें डेवलप की जाएं, उसके लिए इस योजना की शुरुआत हुई है आयुष्मान भव। ठीक है, तो आप लिख लेना गांव व कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। ठीक है, भारत में प्रथम सौर शहर क्या है? तो एक्चुअली सौर शहर का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा शहर जिसमें हमने ये ठान लिया हो कि हम इसे पूरे शहर को क्या बनाएंगे? सौर ऊर्जा से चलने वाला बनाएंगे। यानी यहां पर ये नहीं कि जो बाकी ऊर्जा के संसाधन इस्तेमाल होते हैं उसको नहीं, पूरे का पूरा किस पे डिपेंड होगा? सौर ऊर्जा पर। तो ये जो पहला समर्पित शहर है वो है आपका सांची। ठीक है, सांची कहां है? मध्य प्रदेश में है सांची।
अच्छा, सांची फेमस क्यों है? महात्मा बुद्ध के लिए फेमस है। हाँ, सांची में स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप जिसे किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक है। अच्छा, धमेक स्तूप कहां पर है? धमेक स्तूप कहां पर है? सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट परी। परी परी नील किससे, किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रोजेक्ट परी जो है वो बेसिकली, देखो नाम से कैसे आप याद करोगे, ये जो है ये जुड़ा हुआ है जो भी हमारी कलात्मक धरोहर है। सपोज डेट नृत्य करने वाले लोग हैं, नृत्यांगना है, नर्तक हैं, और संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, और बाकी की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन सबको हमें बढ़ावा देना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की चीजों को समझे, जैसे भरतनाट्यम, कथकली है, इसको बढ़ावा दिया जाए, लोग सीखें, उनका एक रुझान डेवलप हो। तो इसके लिए जो आपका सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने जो वो है आपकी ललित कला अकादमी, उसके साथ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट परी, नोट पापा की परी, प्रोजेक्ट परी, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? सांस्कृतिक मंत्रालय। परी से याद रखना, परी से आपको सीधा ऐसे नृत्यांगना दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, नृत्य डांसर, ठीक है, लेडी डांसर। अगला, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में एसडीजी सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। आप ये जानते हैं एसडीजी? कोई मुझे इसमें से एसडीजी की फुल फॉर्म बताएगा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कोई मुझे बताएगा इनकी संख्या कितनी है? 17 है, ठीक है। ये एसडीजी क्या है? हमने क्या किया है, 17 लक्ष्य बनाए हैं। हालांकि ये सब यूएन के तत्वाधान में है, 17 लक्ष्य हैं। धीरे धीरे हमें एक एक करके उन लक्ष्य को पूरा करना है। लक्ष्य कैसे कैसे है? जैसे पानी की सुविधा, ईंधन की सुविधा, उसके अलावा यातायात की सुविधा, इस तरीके से हमें आगे एक एक करके, फिर भुखमरी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे 17 लक्ष्य। हर एक रिपोर्ट जारी की जाती है एसडीजी लक्ष्य से। एक तो होती है आपके देश के अंदर, जिसे नीति आयोग जारी करता है। एक जारी होती है विश्व के लेवल पर, उसे करता है आपका एचडीएसएन, ठीक है। एचडीएसएन एक संस्था है, वो इसको जारी करती है और वो बताती है कौन सा देश कैसे काम कर रहा है, इन लक्ष्यों पर कैसा चल रहा है, वो अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। खैर, भारत का ऐसा मानना है कि 2030 तक हम अपने गोल्स को पूरा कर लेंगे। हमारा जो लक्ष्य है एसडीजी का वो 2030 तक। तो इसकी रिपोर्ट आई है जो एचडीएसएन ने जारी करी है, ठीक है। एचडीएसएन का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो इसने जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें यह है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में एसडीजी सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। ये सही है, फिनलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है, फिनलैंड पहले स्थान पर है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है बारबाडोस को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। नहीं, बारबाडोस को नहीं किया गया है, बल्कि किसे किया गया है? एक देश है जिसका नाम है बिसाऊ। तो बिसाऊ को पहली बार शामिल किया गया है, पहली बार शामिल, ठीक है। और इसके में आपके भारत की रैंकिंग पूछ सकता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है भारत की रैंकिंग इसमें 109 है, ठीक है, 109 है भारत की रैंकिंग, ठीक है। तो आप जो है इसमें इंडियन रैंकिंग कर रहे हैं 109, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या आंसर होगा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी इसमें से कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा, केवल ओनली वन। अगला, हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024, इसे बोलते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी किसी देश में महिला और पुरुषों के बीच में कितना अंतराल है बहुत सारी चीजों में, यानी आर्थिक, सामाजिक डेवलपमेंट्स में कितना अंतराल है, कितने अधिकार महिलाओं को है, कितने पुरुष को है, तो इसे बोलते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन है जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। तो इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की रैंकिंग 2024 में कौन सी है?
कौन सी है? 129। जितने बता रहा हूं उसको ही याद करना, बाकी एक काम कर लेना होमवर्क के रूप में, ठीक है? 2024 इंपोर्टेंट इंडेक्स, कोई एक 5 मिनट की वीडियो आपको तसल्ली से देखना, एक एक होमवर्क अपने आप एक एक दिन में निपटाना। जैसे एक आज कर लिया, एक कल कर लिया, एक परसों कर लिया। 7 तारीख को मेगा टेस्ट है, उसमें विविध भी आएगा, उसमें करंट भी आएगी, उसमें जीएस भी आएगी, उसमें रीजनिंग भी आएगी, उसमें इंग्लिश भी आएगी, और 5 विजेताओं को 5100 रुपए का प्राइज है, ठीक है? तो जो भी उस टेस्ट को देंगे, जो भी लोग, खास करके मैं चाहता हूं उसको वही दें इनका एसएससी का पेपर, ठीक है? तो अलग अलग मुल्कों से पहलवान आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तैयारी अच्छे से रखना। इंपोर्टेंट है, कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और भारत की रैंकिंग 129वीं है। अगला है, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? आपने नाम सुना होगा सुरक्षा परिषद का, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन के कई सारे वो हैं आपके संस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत आती है, उसमें से एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले मुझे ये बताओ, जो सुरक्षा परिषद होती है इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी सदस्य, एक होते हैं अस्थायी सदस्य। तो कोई मुझे बताएगा स्थायी कितने होते हैं? स्थायी होते हैं 5, और अस्थायी कितने होते हैं? ये होते हैं 10। तो कोई मुझे बताएगा यूएन में वो कौन से 5 वीटो पावर्स हैं जो कि यूएन को चलाती हैं, सुरक्षा परिषद के नाम पर वो यूएन को चलाती है रियल में, वो कौन कौन से 5 देश है? रशिया है, चाइना है, यूएसए है, ये सबको पता है 3। बात आती है यूरोप के 2 कौन है? फ्रांस और ब्रिटेन। कंफ्यूजन मत जाना, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली जर्मनी नहीं है, ठीक है? तो 5 जो स्थायी सदस्य है उसमें एक यूएसए हो गया, ठीक है, एक चीन, एक रसिया, एक यूके और एक फ्रांस। ये 5 वो हैं जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है? कैसे बन के बैठ गए सब? अस्थायी सदस्य 10 हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कार्यकाल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है ना, 2025 से कार्यकाल शुरू होगा, 5 देश चुने गए हैं। तो 5 जो देश चुने गए हैं अस्थायी देश, वो कौन कौन से हैं? उसमें पाकिस्तान चुना गया है, भारत पीछे चुना गया था, हाँ ठीक है, भारत पीछे चुना गया था, तो भारत नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा ये, भारत नहीं है। डेनमार्क है, सोमालिया भी है, महत्वपूर्ण है। देखिए सब उठ के चुन चुन के उठाए हैं जिनकी स्थिति सबसे खराब है, ठीक है? एक उठाया है इसमें ग्रीस को, और एक उठाया है पनामा। आप देख लो, इसमें डेनमार्क बेहतर है, ठीक है? बाकी की स्थिति खराब है, पाकिस्तान की तो बहुत ही है। सोमालिया डाकुओं का देश, वाटर पायरेसी के लिए फेमस है। ग्रीस, इसका दिवाला निकल गया था पीछे, ये वही वाला ग्रीस है। यूनान जो सिकंदर का था। पनामा। तो ये 5 देश हैं जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, 25 से शुरू होगा इनका कार्यकाल, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 5 देश याद रखना। आंसर होगा भारत, जो कि शामिल नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो सबसे दूर दिखाई दे रहा हो तुम्हें, 176 है। अच्छा, ऐसे सूचकांक में बहुत ऐसे मत करना, जैसे मैंने देखा है कई लोग करंट पढ़ाते हैं, एक एक बिना फालतू के सूचकांक में भी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, लास्ट वाला ये, उससे लास्ट वाला ये, पढ़ा कितना ही दो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बच्चा अगर सही करके आ जाए तो एग्जाम करके नहीं आएगा, उससे याद ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो गया। इसलिए कहता हूं सिलेक्टेड पढ़ो, उसमें सही होने की ज्यादा चांस है। उतना पढ़ के कोई ज्यादा फायदा है नहीं। या तो करंट 10 बार पढ़ ली हो, भाई रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, माइंड में घुस गई चीजें, तो ऐसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें, कर देते हैं। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर, निपटा दो इसे, होमवर्क है। अंकोर वाट के मंदिर को अब ढंग से पढ़ लेना।
क्योंकि मैंने फिर से बताया एसएससी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, इसे 8वें अजूबे के रूप में चिन्हित किया गया था, क्या किया गया है। ठीक है, मैं तो अपने आप को मानता था 8वां अजूबा, लेकिन इन्होंने इसे करा है। तो ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहां पर है, एक तो ये इंपोर्टेंट है, कंबोडिया में। ठीक है, दूसरा ये किसको समर्पित है, ये भी ध्यान रखना, किसको, विष्णु को समर्पित। ठीक है, ये विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन ने करवाया था, ये भी सही। ठीक है, तो दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दो। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क, अंकोर वाट के मंदिर को ढंग से पढ़ें, कैसा मंदिर है, क्या है, विश्व धरोहर स्थल है नहीं है, सब कुछ। और किसी भी मंदिर को जानने का सीधा अच्छा तरीका है, इतना बेहतर आ गया, एआई आ गया, पूरा खोज के बढ़िया सा एग्जैक्ट डाटा आपको देता है। ठीक है, एआई पे डाल दो, मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप खोलो, उस पर डाल दो अंकोर वाट का मंदिर, उधर से आ जाएगा पूरा लिखा हो। लास्ट में ये लिख दो और चाहिए, और डाटा आएगा भाई निकल के। हाल ही में चर्चा में रहा याउंडे। याउंडे, पहले तो ये ध्यान रखना ये किसकी राजधानी है, एक देश है कैमरून। कैमरून कहां पर है ये बताओ, कहां है भाई कैमरून, ब्राजील में, अफ्रीका का एक देश है कैमरून। ठीक है, गेवन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, और दक्षिणी सूडान, कई सारे देश हैं। तो एक ये है आपका कैमरून। यहां पर क्या हुआ, देखो अफ्रीका में मलेरिया बहुत होता है, क्योंकि ज्यादा हाइजेनिक है नहीं, ऐसे ही खाते पीते रहते हैं, पानी रहता है, वहां मच्छर एनाफ्लीज मादा मच्छर पनप जाता है और उस पर प्लाज्मोडियम रहता है, तो मलेरिया बहुत फैलता है। ज्यादातर वहां की दिक्कत है लोगों को मलेरिया से। तो अफ्रीका में मलेरिया को सीमित करने के लिए, मलेरिया को कम करने के लिए अफ्रीकी देशों की एक बैठक हुई, और वो हुई कैमरून की राजधानी याउंडे में। और यहां पर ये उन सबने योजना बनाई कि हमें मलेरिया को धीरे धीरे क्या करना है, सीमित करना है, कम करना है, मलेरिया का उन्मूलन करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा याउंडे घोषणा किससे संबंधित है, प्लास्टिक पोल्यूशन से, मलेरिया से है। तुम इतनी देर से क्या सुन रहे थे? ठीक है भाई, मैं अब समझ गया वो कहानी किसके लिए बनी थी, कि रामायण खत्म हो गई। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी राजधानी है क्या वैसे, काठमांडू है, लेकिन जो पर्यटन राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई है पोखरा। ठीक है, पोखरा, क्लियर। नेक्स्ट, अगला है ऑपरेशन अलक्षा फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन अलक्षा। एक्चुअली अलक्षा हम जानते हैं क्या है, एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के लिए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक इजराइल और एक फलिस्तीन। एक्चुअली फलिस्तीन को ऐसा लगता क्या है, ऐसा है कि इजराइल ने उनके मेन जितनी जगह है उस पर कब्जा कर लिया है अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत। तो यहां पर फलिस्तीनियों में जो क्रांतिकारी समुदाय है, जो इस फलिस्तीन को दोबारा से पुराना वाला अखंड फलिस्तीन बनाना चाहता है, उस संगठन का नाम है हम्मास। तो हम्मास एक ग्रुप है जो फलिस्तीन की आजादी की बात करता है, इजराइल को समाप्त करके दोबारा से अखंड फलिस्तीन खड़ा करना चाहता है। तो इसी कारण से ये ग्रुप जो है वो कंटिन्यू टारगेट करता है इजराइल को, और बदले में इजराइल टारगेट करता है किसको, फलिस्तीन को। मामला जब गंभीर है जब इस मस्जिद को लेकर के, अलक्सा को लेकर, ठीक है, जो कि इजराइल के उसमें है, बट फलिस्तीन का ये मानना है, हमास का ये मानना है कि ये मस्जिद हमारी प्राचीन धरोहर है, ये हमारी जगह है। तो इजराइल के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया हमास ने, और उसका उन्होंने जो नाम रखा था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन अलक्षा, ये मस्जिद के नाम पे रखा। तो ये अलक्षा है, एक एलेक्सा। एलेक्सा वो डिवाइस आती है, ठीक है, अमेजन वगैरह की, हेलो एलेक्सा। तो ठीक है, मतलब जो आप कहो, अब तो एआई बेस्ड आ चुकी है, कुछ भी पूछ सकते हो उससे। ठीक है, तो क्या होगा, इजराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले नहीं, हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले। ठीक,
नेक्स्ट अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, 2023 में पूछी है, 111 है। ठीक है, यही रैंकिंग हमें बता देती है कि हम लोग कितने भूखे और नंगे हैं। ठीक है, बताओ ऐसा देश जो जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है, कई मामलों में अग्रणी है। ठीक है, और भूखमरी के मामले में, भूखमरी का सीधा सीधा मतलब है जहां भूखे और नंगे लोग रहते हैं, यानी जिनके पास पहनने के लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उस मामले में अगर हमें खड़ा करें हमारी स्थिति क्या है, तो हम आते हैं 111वें नंबर पर। ठीक है, तो 2023 में हमारी रैंकिंग जो थी वो 111। अच्छा देखो 2024 का आ गया है क्या, मुझे लगता है शायद आ गया है 105 के आसपास, 105 है। हाँ, तो 2024 की रैंकिंग जो है वो क्या है, 100। वाह भाई, सुधार कर दिया हमने। ठीक है, घटी तो ये घटी क्या है, ये बढ़ गई। पहले तो हम पहुंच गए थे 101 तक, 102 तक भी, लेकिन वो होता रहता है, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। एक्चुअली ये जो बनाते हैं ना ये सूचकांक, यहाँ खाने से नहीं है, इसका मतलब है मेन जो है वो हम कितना न्यूट्रिशन वाली डाइट खाते हैं। हम इसमें हमेशा पता पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि भारत की जो डाइट है ना हमारी, वो न्यूट्रिशन डाइट नहीं है। न्यूट्रिशन डाइट क्या होती है, जिसमें आप पर डे लगभग अपने वेट के अकॉर्डिंग 1 kg पर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 90 kg का हूं तो 90 ग्राम प्रोटीन में खा रहा हूं, 60 ग्राम फैट में ले रहा हूं और लगभग 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद है। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन वाली डाइट। बट अपन लोग क्या खाते हैं, पूरे का पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 10%, फैट 150%, और वो भी बेकार वाला फैट। ठीक है, क्या आजकल तो वो चल रहा होगा साग और, हाँ कौन है एक, अच्छा क्लास चल रही, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बात। चलिए हो गया। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नाटो की कौन सी वर्षगांठ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पे लगा दो। नाटो, नाटो जानते हो क्या है नाटो, क्या कह रहे हो, नाटो एक गाना है, नाटो नाटो कौन सी मूवी का था, RR। हाँ, तो नाटो एक गाना है जो कि RR मूवी का है। ठीक है, इसलिए ये जो है वो आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और जो यहाँ से विषुवत रेखा जाती है ऊपर वाला ये है नॉर्थ अटलांटिक, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था, नाटो का गठन 1949। इसमें यार डेट भी याद रख लेना, शायद 4 अप्रैल है। हाँ, 4 अप्रैल 1949। देखो मैं कभी डेट बताता नहीं हूँ, बहुत कम बताता हूँ, लेकिन इसकी आप याद रख लेना। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था नाटो का। ये गठन हुआ क्यों था वो समझो। हुआ ये था कि धीरे धीरे ना रूस अपने को जब बढ़ा रहा था, सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो रूस में साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक, और ये वाले देश जो थे वो पूंजीवादी विचारधारा के थे। तो इन्होंने एक योजना बनाई, इन्होंने एक काम किया कि हम क्या करते हैं, जो भी पूंजीवादी देश हैं हम मिलकर के अपना एक कार्टेल बना लेते हैं, एक अपना देश एक संगठन बना लेते हैं। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन्होंने उत्तरी अटलांटिक जो भी देश थे, इन्होंने आपस में संधि करके एक संगठन बना लिया जिसका नाम हुआ नाटो। और इन्होंने एक सीधी घोषणा कर दी विश्व में, देखो भैया हम एक परिवार हैं
और हम सब देश इस परिवार के सदस्य हैं। अगर किसी एक को किसी ने उंगली लगाई तो सब मिलके मारेंगे। इसलिए नाटो से कभी कोई पंगा नहीं लेता। रीजन क्या है? अगर आपने नाटो के एक भी देश पर हमला कर दिया तो ये 32 देशों की फौज मारेगी फिर। इसलिए अभी नाटो में जो कुल सदस्य हैं, नाटो में अभी वर्तमान सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 32। ये 32 है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें 31वां कौन सा जुड़ा था और 32वां कौन सा जुड़ा है? सबसे इंपॉर्टेंट है 32वां कौन सा जुड़ा है? कौन सा? सूडान, स्वीडन यहां पर है, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। तो यहां पर 32वां जो जुड़ा है वो जुड़ा है स्वीडन, और 31वां फिनलैंड था। फिनलैंड में मैसिडोनिया था यार सर। हाँ, मैसिडोनिया 30वां था। ठीक है, 31वां कौन सा? फिनलैंड। ठीक है, अच्छा मैसिडोनिया 30वां। ठीक है, हाँ। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहां पर है ये बता दो बस। ये है बेल्जियम। बेल्जियम। खैर 32वां पूछेगा, अभी 32 देश है और 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, ये बेसिक सी है जो नाटो से आ सकता है। बाकी इसको इसलिए पढ़ लेना क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी लंबी लड़ाई चली है रसिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में। इस लड़ाई का कारण क्या था? नाटो। रीजन, यूक्रेन को नाटो जो है वो अपनी मेंबरशिप दे रहा था और यूक्रेन का झुकाव भी हो रहा था नाटो में जाने का। लेकिन रसिया ये जानता है कि नाटो हमेशा मेरे खिलाफ है, तो इसलिए वो यूक्रेन को प्रेशर डाल रहा था कि तेरे को उस साइड झुकाव नहीं रखना। इसलिए नाटो जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो आज की जो ये क्लास थी 50 क्वेश्चन की, मुझे लगता है समझ में तुम्हें आ गई होगी। अब एक सीट और दी है मैंने आपको। हाँ, आंसर बस 2000। अरे यार निकाल लो। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? 1949 से 2024 है, तो लगभग देख लो कितना बन रहा है। कितना बन रहा है? आप 75वां बनेगा लगभग। ठीक है, तो 75वां होगा। अगला क्या करूं? अच्छा, अब देखो ये एक मैंने आपको ना एक सीट दी है, 2 मिनट और रुक जाओ यार बस। सबको मिल गई ये सीट? ठीक है, अरे पढ़ लो, मैं पूरा पैसा बहा रहा हूं इनसे। ठीक है, ये मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सब मैंने वो लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी इसमें डाली है। ठीक है, ये मैंने कई सारी किताबों में से छाट करके, यानी जैसे बहुत सारी किताबें थी जो इंपॉर्टेंट थी, उसमें से मैंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छाट करके लिखी। इसमें से आपको एक भी नहीं छोड़ मतलब वो करनी, एक भी नहीं छोड़नी, सब आपको रटनी है। अच्छा, मैं इनको पढ़ाऊं कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर चाणक्य। इसे कहेंगे बेवकूफी, इसे कोई पढ़ाना थोड़ी कहते हैं। भाई ये तो चीज रटने वाली है। अब इसमें मैं कहूं किताबें पढ़ा रहा हूं, इसे पढ़ाना नहीं कहते मेरे भाई, इसे कहते हैं रटाना। और रट आपसे बेहतर कोई सकता नहीं है। अब आप कैसे रटोगे? अपनी ट्रिक बनाओ। भाई होता है ना मन में, यार इसके साथ ये आ रहा है तो चलो इसका मतलब ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप ट्रिक अपने आप से अपनी, अच्छा ट्रिक हमेशा अपनी बनाइएगा, जैसे भी आप याद करो। तो आप इन सबको पढ़ना। कल की क्लास में मैं शुरू के 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आपसे इसमें से पूछूंगा। ठीक है? हाँ हाँ, खड़े होके पूछ लूंगा चलो, जब तुम कह रहे हो तो। ठीक है, और उसके अलावा कल मैं आपको फिर करंट के अगले क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा ये बताओ, समझ में आया थोड़ा? हाँ, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, अच्छा मेरी क्लास पढ़ाने का महत्व ये नहीं है मैं तुम्हें डाटा कितना दे रहा हूं। मेरी क्लास का महत्व इतना है, इंपोर्टेंट कौन सा पढ़ाना, मतलब कौन सा पढ़ाया जाना है और कौन सा आपको देखना है, वो ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ओके बाय। ठीक है भाई। मना कर देता